नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 26 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 27 है, जो कि 17 जनवरी 2021 को प्रथम पारी में हुआ था। इसमें टोटल 33 सवाल पूछे गए थे, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल नंबर हमारा एक कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका स्पेशली टाइम मैनेजमेंट हो गया। कौन सा सेक्शन वीक है एग्जाम से पहले आपको पता चल रहा है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30% यानी जो एक वर्ष का 399 का पास है वो आपको 280 रुपए मिलने वाला है। एग्जाम में जो आपको पैटर्न यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ। 50% आपकी तैयारी को आगे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो आप। एग्जाम में जो अब तक 26,000 जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक आप लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इसमें ऐसा पूछा है कि निम्न में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, जो अल्टरनेट नंबर है उनको जोड़ेंगे और फिर उनका जो अंतर है, जोड़ने के बाद जो उनका अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो जोड़ते हैं इनके। 0 में 5 जोड़ा तो 5 आ जाएगा, और 5 में 8 जोड़ा तो 13 आ जाएगा। 13 आ चुका है। यहाँ पर 6 और 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7 में 1 जोड़ा तो 8 में से यदि आप 8 घटाते हो तो 5 आता है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। इसकी यदि बात करें तो 3 और 9 12, 12 में कितना, तो 1 तो आ चुका है 12। फिर इनको जोड़ोगे 6 में 2 जोड़ा तो, और ये 2 जोड़ा तो 10 आएंगे। 10 माइनस 12 माइनस 10 2, और 2 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। इस प्रकार से अब देखो, ये 5 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ चुका है। यहाँ करोगे तो 5 5 और 2 7, 7 और 3 7 और 3 10। यदि इसको करोगे तो 1 आएगा, और जो भी हमारा क्या 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें पता चल चुका है हमारा जो चौथा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आंसर नंबर 4। बाकी हम चेक भी करते हैं। ये 6 प्लस 4 10, तो यहाँ हो चुका है 10। अब यहाँ आया 5 5 और 3 कितने हो चुके हैं, 8 8 और 2 कितना हुआ है 10। तो 10 में से 10 घटाओगे 0 आएगा। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। सवाल नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है, आपको एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, इनका महत्तम समापवर्त्य या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार से जब नंबर दिया होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है। यदि देखो एचसीएफ निकालना है हमको, दो संख्याएं जिनका दे रखा है क्या आपको, a की पावर n माइनस 1 इस प्रकार से, और दूसरी संख्या आपको दे रखी है a की पावर m प्लस माइनस 1 इस प्रकार से। यदि आपको दो संख्याएं दे रखी है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। हम क्या करेंगे, जो संख्या a है वो ऐसे की ऐसी, और एचसीएफ हमको निकालना है जो उनकी पावर है n और m का एचसीएफ निकाल कर प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज है कि ये जो n और m है ये आपके विषम होने चाहिए, यानी कि ओड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, विषम होने चाहिए। सम होने पर ये नहीं होगा। इनकी कंडीशन यही है कि n और m दोनों के दोनों विषम होने चाहिए, और या तो दोनों के दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों के दोनों माइनस होंगे। इन या तो दोनों के दोनों प्लस या दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस। यदि प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये हमारा हो चुका है इसका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर आप मान रखें कि यहाँ पर a तो हो गया है 3 और n हो गया है कितना 45, और दूसरा क्या है a की पावर m, तो m का मान कितना आ चुका है 35। तो देखो n बराबर हमारे पास 45 आ चुका है और m का मान आ चुका है 35 आ चुका है। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसको यदि आप तोड़ते हो तो ये टूटता है 9 इंटू 5 के अंदर, और इसको यदि तोड़ते हो तो किसके अंदर, 7 इंटू 5 के अंदर टूटता है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 5 है, तो हमारा एचसीएफ 5 हो गया। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 5 प्लस, अब देखो माइनस है ना दोनों में, तो हम माइनस लेंगे -1,
ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 242। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये सवाल इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि, देखो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया है, बना दिया है। देखो पी क्यू आर, अब वो कह रहा है कि क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो यहाँ क्यू आर को एस तक हम बढ़ाते हैं, तो कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया कि आर एस पी आर हो जाए, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाए। अब आपको ये वाला कोण पी आर क्यू कितना दिया गया है, ये कोण आपको 70 दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये कोण 70 दे रखा है। बाकी यदि हम इसको मिला दें, बाकी इसको मिला दें, तो ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये आपको 110 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और यदि भुजाएं बराबर, भुजाओं वाले कोण भी बराबर होंगे। और हम एक चीज ये जानते हैं कि यदि ये कोण 70 है, तो ये जो इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया, और बाह्य कोण विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इस कोण P कोण और ये S कोण इस त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण P प्लस कोण S बराबर 70 हो चुका है। अब देखो दोनों कोण बराबर होंगे ये, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज और दोनों सामने वाली भुजाएं बराबर है। तो कोण 2P बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 डिग्री आ जाएगा। यानी एक कोण हमारा कितना आ चुका है, 35 डिग्री आ चुका है। पूरा कोण 110 का है, तो इतना कोण कितना बचेगा, ये यदि आप इसमें से घटाते हो 35, 100 में से घटाओगे तो 35, 65 बचेगा, और 10 और ज़्यादा है तो 75 हो जाएगा। ये आपका कोण 75 हो चुका है। पूछा है PQS यानी कि ये कोण आपसे पूछा है। 2 कोण आ चुके हैं, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों का कोणों का योग घटाओगे तो तीसरा कोण आ जाएगा। कितना है इन दोनों कोणों का योग, 145। 145 को यदि आप घटाओगे तो ये कोण 35 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 13, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 है। यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो टोटल तीनों भुजाओं का योग 24 है, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करने पर 8 आ जाएगी। यानी तीनों भुजाएं बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a² होता है। अब a की मान हमारे पास 8 आ चुका है, तो रख देंगे वो। 8 कितना होता है, 64, ये हो चुका है। 4 से यदि आप इसको काटोगे तो 16 बार जाएगा, 16√3 ये आ चुका है हमारे पास इसका मान। सवाल नंबर 16, इसमें क्या कहा गया है, ये संख्या और इसको जब आप गुणनफल करोगे तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। तो देखो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में कितना है, 5, और यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या। तो जब भी 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे आएगा 0। अब क्या है, हम दशमलव के बाद यदि हम लिखते हैं तो 0 को हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। जैसे यदि आपके पास लिखा हुआ है 250.250 यदि लिखा हुआ है, तो हम दशमलव के बाद यदि ये 0 है इसको काउंट नहीं करेंगे, 0.25 भी हम बोलते हैं। यानी कि कितने स्थानों से दशमलव है, तो 2 स्थान हम कहेंगे कि दशमलव के बाद 2 दाईं ओर दो संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर होगा कि पीछे लास्ट में एक तो 0 आ चुकी है। अब आप नंबर ऑफ ये दशमलव के दाईं ओर दोनों में काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। यानी टोटल 7 संख्याएं, जिसमें से हम एक 0 कम कर देंगे तो कितना संख्याएं बच चुकी है, 6 संख्याएं। तो 6 के बाद में यानी कि दशमलव के दाईं ओर 6 संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज XYZ में XY बराबर 12 सेंटीमीटर है, YZ बराबर 18 सेंटीमीटर है, XW जो YXZ का एक कोणीय द्विभाजक है, YZ से बिंदु। चलो सबसे पहले तो क्या करो, एक त्रिभुज बनाइए। देखो त्रिभुज बनाया है हमने XYZ, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। त्रिभुज बना लिया XYZ। अब वो कह रहा है जो ये XY है ये तो 12 सेंटीमीटर, और ये जो YZ है ये है 18 सेंटीमीटर है आपकी, इस प्रकार से कहा है। अब कह रहा है XW जो
वाई एक्स जेड का कोणीय द्विभाजक है। वाई एक्स जेड का क्या है, कोण को आधा करता है, ये कोणीय द्विभाजक है। ठीक है, तो यानी कि ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। कोणीय द्विभाजक है तो क्या होगा कि जो इन संख्याओं का यानी कि इन भुजाओं का अनुपात यानी सामने वाली भुजा है जो कोणीय द्विभाजक, कोणीय द्विभाजक क्या करता है, जो सामने वाली भुजा है उसको उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में ये और ये भुजा होती है। तो देखो yz से बिंदु w पर इस प्रकार से मिलता है कि वाई डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो चुका है, ये 4 होगा और ये 5 के अनुपात 4:5 में होगा। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछी है, इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। तो देखो क्या होगा यहाँ से अनुपात एक्स वाई बट्टे क्या होगा एक्स जेड, इनका अनुपात किस अनुपात में होगा, सामने वाली भुजा के अनुपात में। सामने वाली भुजा का अनुपात कितना है 4:5, इस प्रकार से दे रखा है। तो ये हो चुका है। अब एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, एक्स वाई का मान तो आपको दे रखा है 12, तो हम यहाँ पर तो लिख देंगे 12। एक्स जेड का मान तीसरी भुजा निकालनी है क्योंकि ये वाली भुजा नहीं दे रखी है, 4/5। तो एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 5/4, इस प्रकार से। तो एक्स जेड यहाँ से सरल करोगे आप कितना आ जाएगा 3 × 5 15 के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा 15 के बराबर आ जाएगा। सवाल नंबर 20, इसमें ये दे रखा है आपको और एक्स का मान पूछा है। तो देखो यहाँ हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 3 + x हो जाएगा। बाकी आगे इधर यदि आप जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर ही बात करते हैं। यदि ये 0.12 है इसमें से घटाओगे तो माइनस का 0.30 आ जाएगा, और माइनस का 0.30 को इसमें से घटाओगे आप, यदि इसमें से 0.30 घटाते हो तो कितना आता है 6×4 = 64, यानी कि 0.64 आ जाता है, प्लस का आ चुका है। इधर दे रखा है आपको 4, एक्स का मान पूछा है, 3 को भी उधर ले जाएंगे और इसको भी उधर ले जाएंगे। 3 को उधर ले गए तो 4 - 3 और ये जाके प्लस का हो जाएगा 0.64, इस प्रकार से। तो देखो इनको घटाया तो कितना आया 1 आया, प्लस 0.64 आ चुका है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1.64 आपका एक्स का मान आ जाएगा। सवाल नंबर 24, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 3/4 का मतलब क्या है कि 45 मिनट मान सकते हो आप। हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं 45 मिनट। यदि वह कुल समय के 2/3 भाग में आधी दूरी तय कर लेता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल कितनी होगी, शेष समय में शेष दूरी तय करने में उसकी चाल कितनी होगी। तो देखो टोटल उसको 45 मिनट लग रहे हैं या 3/4 घंटे लग रहे हैं। अब क्या है कि आधी दूरी कितने समय में करता है 2/3 स्कूल का, तो टोटल टाइम था 3/4 घंटे लगते हैं। इसका 2/3 कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा आधा घंटा आ जाएगा। आधा घंटे में वो इतनी दूरी तय कर लेता है, यानी 30 मिनट। बाकी कितना बच चुका है 15 मिनट। तो घंटे का 15 मिनट कितना होता है 1/4 होता है। तो अब दूसरी दूरी है जो उसको 1/4 समय में 1/4 घंटे में तय करनी है, 1/4 घंटे में। और दूरी कितनी है कि आधी दूरी उसने तय कर दी है, टोटल कितनी थी 6, आधी तय कर दी, आधी बची, तो आधी निकालनी है कि कितनी चाल से। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है 3 किलोमीटर और चाल क्या आ चुकी है 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा यानी 12 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और क्या कर सकते हो, यदि आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, यदि आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि ये तो हो गया है उसको जो टाइम लगा, अब बचा हुआ टाइम कैसे निकाल सकते हो 3/4 - 1/2, इस प्रकार से घटा के भी देख सकते हो आप। 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 2 आ जाएगा 1/4, इस प्रकार से भी घंटे निकाल सकते हो आप। अब सवाल नंबर 27 दिया गया है। 27 में क्या है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो हम इसको मान लेते हैं x मान लिया है, तो x प्लस ये हो चुका है। अब देखो मैं इसको किस प्रकार से लिखता हूँ, मैं 3 को अलग लिख देता हूँ और 3/4 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 23 + 13/24 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखो हम सब संख्याओं को उधर ले जाएंगे। यदि मैं इस 3 को उधर ले जाता हूँ और इसमें से घटाता हूँ 23 में, तो हमारे पास कितना बचता है 20 बचता है। सिंपल।
अब बाकी आपके पास जो बचा है, भिन्न में बचा है, उनको भी उधर ले जाएंगे। तो 13/24 माइनस 3/4 और ये 18/24 को भी उधर ले जाते हैं। 18/24 इन सबको संख्याओं को, इधर बचा है केवल x। अब इनको जब आप सरल करते हो, ये कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो 13/24 है और बाकी 3/4 माइनस 3/4 इस प्रकार से आ चुका है। तो x बराबर 20 तो 1 है, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। यहाँ 13 माइनस, इसको आपको 6 से 18 माइनस 18 इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 20 प्लस 36, माइनस का 36 में से यदि आप 13 घटाओगे तो कितना बचता है, 36 में से 13 घटा दो, बचेगा 3 2 23, 23 बच चुका है। तो 23 आ चुका है, वो भी माइनस का आएगा बट्टे 24 इस प्रकार से आ चुका है। यानी कि हमारे पास x का मान कितना आ चुका है, 20 प्लस 20 माइनस 23/24 आ चुका है। अब देखो मैं 20 को यदि ऐसे लिखो, 19 प्लस 1 माइनस 23/24 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी 20 को मैंने 19 प्लस 1 में तोड़ दिया है। अब यदि ये 1 में से घटेगा, 23 पूरी देखो भिन्न 1 के बराबर होती है, तो 23/24 1/24 इन दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, या फिर आप घटा के देख लेना, 19 1/24 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारा आ चुका है 19 सही 1/24, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 19 सही 1/24, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इससे घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि एक वर्ग बन जाए। तो इसके करने के लिए सबसे सही जो है कम समय, बाकी सारे मेथड में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको भाग विधि ही यूज करनी पड़ेगी। वर्गमूल निकालने के लिए जो भाग विधि से किया जाता है, तो उसके लिए हम इस संख्या को लिख देते हैं। अब देखो पीछे से आपको दो दो जोड़े बनाने हैं, दो दो संख्याओं के, इस प्रकार से पीछे से दाईं साइड से बनाने हैं आपको। तो अब क्या करोगे आप, 6, तो 6 से छोटा वर्ग किसका आता है, 4, 4 किसका है, 2 का। तो यानी कि आपको 2 से जब आपने इसको भाग दिया, 2 का भाग 2 बार दिया तो 4, ठीक है, ये आ गया। अब बचा कितना, 2 बचा। यहाँ आप ये संख्या यहाँ लिख दो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आया, 4 आ चुका है। अब पूरा जो है ये अगली संख्या उतार देंगे, जोड़ा है पूरा का पूरा, जो बनाया हुआ है वो पूरा का पूरा उतार दिया है। अब देखो इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि जिससे ये है इससे डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर कितना है, 23 है, तो इसको आप किस से करोगे, 5 से करोगे तो 20 आता है। तो देखो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। यदि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से इस यहाँ पर भी आएगा और 5 यहाँ पर भी आएगा। अब देखो इनको आप यदि जोड़ते हो, इनको देखो 5 बार आपने भाग दिया तो कितना बार आया, 5 5 है 25, 2 आई हासिल, 5 20 और ये 22 ये आ चुका है। तो यहाँ घटाने पर कितना बचा आपके पास, यहाँ बचा है 0 10, 10 बच चुका है। और यहाँ जोड़ो, इनको कितना बचा है, 50 आ चुका है। कितना आ चुका है, 50 आ चुका है। अब अगला उतार लेते हैं 35, 1035। इसको अब किससे मल्टीप्लाई करो, देखो आगे 10 है, यहाँ 5 है, ये मैं 2 से करता हूँ तो आ जाएगा, तो मैंने इस प्रकार से लिखा। अब देखो 2 से किया तो यहाँ कितना आया, 4 आया, 4 0 10 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ किया तो कितना आ रहा है, आपके पास बच रहा है 1 1 2 21 21 21 बच चुका है। आगे कोई संख्या नहीं है, 21 नहीं 31 बच चुका है, आगे कोई संख्या नहीं है। तो देखो यदि हम 21 है ना इस संख्या में से घटा देते हैं तो बाकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 21 हमारा दूसरे ऑप्शन में है। तो इस विधि को कहते हैं भाग विधि, यानी वर्ग निकालने की भाग विधि। तो आपको इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल नंबर 30, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर उसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले संख्या में 20% की वृद्धि, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस a इंटू बी
बटे 100 ये होता है। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है जिस प्रकार से दिया है। यदि वर्दी है तो प्लस लेंगे, कमी है तो माइनस लेंगे। तो देखो वर्दी हुई है तो ए का मान हो चुका है 20, उसके बाद में कमी हुई है, इसका मान लेंगे माइनस कितना 10। अब देखो बी का मान माइनस था इसलिए माइनस आ चुका है यहाँ, और ए और बी को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा बट्टे 100, इस प्रकार से आएगा, 0 से 0 कट जाएगी तो 2 आ चुका है। तो ये आ चुका है 20 माइनस 10 माइनस 2, इस प्रकार से 12, और माइनस के 12 को 20 में से यदि घटाओगे तो 8% यहाँ आ चुका है वर्दी शुद्ध, क्योंकि प्लस का है इसलिए वर्दी, यदि माइनस का आता तो हम कहते कमी होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है 8% की वर्दी। क्वेश्चन नंबर 31, एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता, तो प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इतने ने नहीं जीता, टोटल यदि 100 थे तो कितनों ने नहीं जीता, 96.5% ने नहीं जीता, तो कितनों ने जीता, 3.5% ने जीता है। और 3.5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 700 दे रखी है। यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 10 वो इधर जाएगी, एक जीरो लग जाएगी, यानी 35 की वैल्यू कितनी है, 7000 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000 बटे 35, जिससे आपके पास 200 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो और लग जाएगी, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत इतना है, A1 बराबर इतना दे रखा है आपको, और क्या कहा है, A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान पूछा है। तो देखो यहाँ इस सवाल में इसकी तो जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को बराबर करो। A1 प्लस A2 प्लस A3 का औसत किसके बराबर दे रखा है आपको, A2 प्लस A3 प्लस A4 के बराबर आपको दे रखा है, इनके औसत के बराबर दे रखा है। दोनों में नीचे 3 है तो 3 को आपस में काट सकते हैं, ये हो चुका है। अब देखो ये कट चुका है, अब हमारे पास क्या बचा, A1 प्लस A2 प्लस A3 बच चुका है इधर। यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, A2 प्लस A3 प्लस A4 बच चुका है। अब देखो यदि मैं A3 को इधर ले जाता हूँ, ये दोनों ये आपस में घट जाएंगे, और इसी प्रकार से A2 भी घट जाएगा, यानी यहाँ आया क्या, A1 बराबर A4 आ चुका है। तो A1 बराबर A4 आ चुका है, और A1 का मान आपको कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो A4 का मान भी कितना होगा, क्योंकि A1 A2 के बराबर है तो ये भी 21 होगा, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 34 ये दे रखा है, इसका मान बताना है आपको। क्या करोगे कि 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और ये किस से मल्टीप्लाई है, 987 से, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना, और पीछे 3 जीरो आ जाएगी। जब 1 से करोगे तो 987 आ जाएगा। बस अब इनको आपको घटाना है, यदि घटाते हो तो 3 आता है, यहाँ करोगे तो 1 आएगा, यहाँ करोगे तो 0 आएगा, ये हो जाएगा 6 8 9, ये आ जाएगा आपका। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 35, इसमें ये दिया गया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग कर कर जोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया वो आपको अभी पता चल जाएगा। मैंने यदि इन दोनों को जोड़ा तो आर स्क्वायर तो मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा, और इधर करोगे तो 49/4 प्लस 49 इंटू 3/4 ये बचेगा। मैंने क्यों किया, क्योंकि अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ से हमारा ये गायब हो चुका है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। देखो दोनों में से 49/4 कॉमन आ चुका है, अंदर बचा 1 प्लस 3 ये बच चुका है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। 49/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 49 आ चुका है आर स्क्वायर का मान, तो आर का मान यहाँ से अंडरूट लेने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 36, ये सवाल हमें हिंदी में नहीं मिला है, इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं इसको हिंदी में आपको बता देता हूँ कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि हमको दर निकालनी है, और आपको दिया क्या गया है कि 2 साल का आपको मूलधन तो 15,000 दिया है, और 2 साल का क्या निकालना है दे रखा है आपको, और कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 24 दे रखा है, मूलधन आपको 15 दे रखा है, 2 साल का साधारण ब्याज और मूल
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 24 दे रखा है, तो हमको दर बतानी है। तो आप जानते हो कि 2 साल का जब अंतर होता है तो दोनों का अंतर क्या होता है, अंतर बराबर होता है, डिफरेंस बराबर आपके पास आता है ये P इंटू मूलधन बटे दर, इसका होल स्क्वायर होता है। इस प्रकार से होता है ये दर, आर क्या है यहाँ पर दर है, तो मूलधन हमारा कितना है 15,000 है, 15,000 है। डिफरेंस कितना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 24। आर हमको काउंट करना है तो हम कर दिया आर, और नीचे क्या हो गया 100 इंटू 100 हो चुका है इस प्रकार से। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, 1 जीरो और है ये कट गई। तो अब हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये 240 हो गया और नीचे 15 आ गया, ये आर स्क्वायर के बराबर है। जब 15 से काटोगे तो 15 से एक बार गया फिर 6 बार गया, यानी आर स्क्वायर का मान आपके पास 16 आ चुका है। तो यहाँ से वर्गमूल लेने पर आर का मान 4 आ चुका है। तो दर हमारी कितनी हो चुकी है 1 साल की 4% हो चुकी है। सवाल नंबर 38, यदि tan a बराबर इतना दे रखा है तो इन दोनों को आप जोड़ दो, आंसर आ जाएगा जिसमें ये ऊपर दे रखा है। देखो यहाँ दे रखा है तो ये हमारा आंसर हो चुका है, इन दोनों को जोड़ने पर 23 आता है। ऐसा क्यों, देखो आप अभी देखोगे कि 8, 15, 17 हमारा ट्रिपलेट होता है। नहीं तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब 8 दे रखा है, आधार 15 दे रखा है, इन दोनों का स्क्वायर कर जोड़कर अंडररूट करोगे तो जो कर्ण है वो 17 आ जाएगा। यहाँ से साइन ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 8/17 आ चुका है। कॉस ए का मान कितना आ जाएगा 15/17 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ पूछा है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 और 15 23 आ चुका है, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 17 आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है कोस का, साइन का ऊपर वाला पार्ट और कोस का ऊपर वाला पार्ट, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। और ऊपर 23 एक में ही दे रखा था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 लगा दिया था डायरेक्ट। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है, यदि हम भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर देते हैं और हर में 80% की वृद्धि कर देते हैं तो नया मूल भिन्न का कितना होगा, नई भिन्न मूल भिन्न की कितनी होगी। हमने माना कि हमारी भिन्न है x/y, अंश में 50% की वृद्धि कर दी यानी कि 150 हो गया है अब, और हर में यदि 80% की वृद्धि कर दी तो अब कितनी हो गई है 180 हो गया है। अब इनको यदि आप सॉल्व करोगे 0 से 0 कट जाएगी, 180 यहाँ परसेंटेज का साइन भी होगा जो आपस में कट चुका होगा। अब इनको आप जब सॉल्व करोगे तो 5/6 आ जाएगा xy। तो नई भिन्न हमारी ये बन चुकी है जो कि क्या है मूल भिन्न की कितनी गुना है 5/6। 5/6 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है। सवाल नंबर 41, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास 2 क्षेत्रफल आते हैं। एक तो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है वृत्त दिखाई दे रहा है और बाकी ये शंकु का कोणीय भाग दिखाई दे रहा है। तो इस शंकु का कोणीय भाग का फॉर्मूला होता है πrl और वृत्त का फॉर्मूला आप जानते हो πr² होता है। इन दोनों का हमको निकाल कर जोड़ देना है तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से आप देखते हो पाई हमने कॉमन ले लिया है, आर कॉमन ले लिया है, एल का मान 1/2 आता है। नहीं देखो किस प्रकार से इनका मान रख दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं तो आर का मान कितना दे रखा है 2r दे रखा है, 2 इंटू आर, और ऊंचाई 1/2 दे रखी है, ये रख दिया है, प्लस पाई आर का मान कितना हो गया रखोगे तो 4r², इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर आ चुका है, यहाँ आ जाएगा पाई 4r², ये आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा पाई आर कॉमन आ चुका है, अंदर बचा 1 और इधर पाई आर बच चुका है। ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई देता है तो हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है। अंदर देखिए 1 + 4r, 1 + 4r और बाहर पाई आर। सवाल नंबर 44, एक्स ने 1.5 लाख में कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो जो वाई को हानि हुई है वही एक्स का लाभ है, संख्या के रूप, परसेंटेज के रूप में नहीं, संख्या के रूप में। देखो किस प्रकार से निकालते हैं। 1.5 लाख दे रखा है आपको, 1.5 लाख दे रखा है, 1.5 लाख दे रखा है, इसने 5% के लाभ पर बेचा तो वाई ने कितने में खरीदा 105/100, इस प्रकार से खरीदा। यानी 5% का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 105
तो ये हो चुका है। यहाँ 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, 15 5 75 आ जाएगा, 75, और 15 एकम 15 ये आ जाएगा। और बचा कितना, 2 जीरो बची, तो पीछे 2 जीरो लग जाएगी। तो ये हो चुका है, इतने में उसने खरीदी। ठीक है, अब इसका आप 2% निकाल दो, वही जो उसका एक्स का लाभ होगा। तो हम इसका 2% निकालते हैं। 2% निकालोगे तो 2/100, इसका मतलब ये निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं। इसको डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा, और यही एक्स का लाभ है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक्स है, दूसरा मेथड देखो, एक्स है, उसका क्रय मूल्य 100 मान लिया, बेचता कितने में, 5% के लाभ पर, तो 105 में बेचता है। और इसने इसको वापस कितने में बेच दिया, 2% की हानि पर। तो जब आप इसका 2% निकालते हो तो वो कितना आता है, 105 का 2.1 आ जाएगा। जब इसका आप 2% निकालोगे तो 2.1 आ जाएगा, यानी वो 2.1% की हानि पर बेच देगा। अब आप चाहे डायरेक्ट 100 का 2.1 भी निकाल सकते हो, वही इसका लाभ होगा। यानी कि हम 1.5 लाख का 2.1 भी निकाल सकते हैं, 2.1% भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, एक पॉइंट से ये जीरो कट जाएगी। 15 एकम 15, एक आई हासिल, 15 दूनी 30, और एक 31 आ चुका है, और पीछे एक जीरो है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाजित होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस प्रकार आगे तक चलती रहती है अनंत तक। तो स्टार्ट होती है वो 1 से। तो पहली 10 संख्याओं की बात करिए तो 1 से लेकर 10 तक हो गई। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 तक विभाजित होगी, हम कैसे ज्ञात करें, सबसे विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पर कितना आता है, यानी कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी क्योंकि इसमें 3 है, और 5 से भी होगी, 7 से भी होगी, 9 से भी होगी, 9 से तो होगी तो 3 से होगी, 9 से होगी, और किससे हो सकती है, हाँ तो इन सब से होनी चाहिए। तो देखो हम 3 वाला चेक कर लेते हैं इसके अंदर। जब आप यहाँ देखते हो तो 7 7 14, 14 7 7 14। अब 14 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होती। हमको क्या करना है, 3 से विभाजन का ये नियम है कि उन सभी अंकों को जोड़ने पर यदि वो संख्या 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। इनका जोड़ कितना आएगा, सभी डिजिट का 5 ही आएगा, और 5 3 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 5, वो भी 3 से नहीं होगा। इनको जोड़ो, 2 और 5 7, और 2 9, तो ये 9 3 से विभाजित हो सकता है, तो यही संख्या होगी। ये तीनों तो ऑप्शन एक बार में ही कट चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 57, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है इतना। तो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर नीचे के जो वृत्त है उनको काउंट नहीं करते, केवल ये वाला भाग यदि हम काउंट करते हैं तो ये वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयतन आपको दे रखा है। हमें क्या करना है, ऊंचाई और व्यास का अनुपात निकालना है। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH ये होता है। ये आपको 264 के बराबर दिया है, 264 के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं। यहाँ आप 2 को उधर ले जाओगे, पाई को उधर ले जाओगे, RH का मल्टीप्लिकेशन कितना आ चुका है, 264/2 इंटू 2/पाई ये हो चुका है। यहाँ से आप RH को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 132/पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको देखो आयतन दिया है, आयतन कितना होता है, πr²h ये होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन दे रखा है और वो दे रखा है 924। आप RH का मान यहाँ रखें तो देखो पाई तो 1 है हमारा, RH का मान रखा तो RH का मान कितना आ गया, 132/पाई आ गया, और एक और बच गया हमारे पास, 924 हो चुका है। तो पाई से तो पाई कट चुका है, और ये जो 132 है हम उसको उधर ले जाते हैं तो r बराबर हमारा आ चुका है 924/132। अब आपको पता है कि जो 132 है वो 11 और 12 का मल्टीप्लाई है, तो हम इसको 11 से यदि काटता हूँ तो 12 बार जाएगा, यदि इसको काटोगे तो 8 और 4 बार जाएगा, 12 से काटोगे तो 7 बार जाएगा। तो r बराबर हमारा कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। तो r बराबर कितना आ चुका है, हमारे पास रेडियस 7 आ चुकी है। अब देखो
इसकी ऊंचाई, या तो आप अब क्या करोगे, आर आ चुका है, इस वाली इक्वेशन में मान रखो, वापस से देखो इस वाली इक्वेशन में मान रखोगे तो इससे h का मान आ जाएगा। देखो, या फिर क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट देख सकते हैं, अनुपात ही पूछा है उसने, इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात, यानी पहले क्या है ऊंचाई और बाद में क्या है व्यास। व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल। तो रेडियस हमारे पास 7 आ चुकी है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 ऐसी संख्या है कि जिसमें 7 है, तो हम ये देखेंगे अनुपात में जो सेकंड संख्या है उसमें 7 किस में है, तो 7 हमें एक ही संख्या में दिखाई दे रहा है जो सेकंड में है, तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी यदि आप मान निकालना चाहो तो यहाँ पर r का मान रख सकते हो। जब मैं इस इक्वेशन के अंदर r का मान रखता हूँ तो कितना आएगा, देखो मान रखेंगे हम, r का मान कितना आ चुका है आपका 2, पाई का मान लिखना पड़ेगा 22/7, ये लिख दो, ये रख दिया। अब यहाँ से पाई 22/7, r का मान हमने 7 रख दिया, इंटू h बराबर 264 है, 7 से गया 7, अब 2 से यदि आप इसको काटोगे 22 से तो 132, 132 एक आ जाएगा, और फिर 11 से कटा, 11 से कटा तो ये 12 आ जाएगा, और 2 से काटोगे तो 6, यानी h बराबर हमारा ऊंचाई आ चुकी है 6, और वो आ चुका है, रेडियस आ चुकी है 7। तो अनुपात कितना हो जाएगा, हाइट पूछिए ना पहले, हाइट का और रेडियस का अनुपात तो ये हो चुका है, मगर उसने हाइट और व्यास का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई का 6 है और व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इनको यदि आप सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारा इनका अनुपात। ये अनुपात किसका है, ऊंचाई और त्रिज्या का, ये है ऊंचाई और व्यास का। सवाल नंबर 61 में क्या कहा गया है, आमिर और अली की आय का अनुपात इतना है। आय का अनुपात कितना है 5:3, उनके खर्च का अनुपात कितना है 9:5, और उनका बचत कितनी दे रखी है 2600 दे रखी है, और अली की दे रखी है 1800 दे रखी है। तो उनकी क्रम से आय बतानी है। अब देखो हम किस प्रकार से करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 27, और 5 से 5 को किया तो 25, 27 माइनस 25 करते हो तो कितना आता है 2, यानी 2 हो गया। इन दोनों को करोगे आप कितना आएगा, इसको करोगे 18 में कितना होता है 162 आता है, और इसको यदि आप करते हो 130 आता है, यदि इसको 30 घटाते हो, ठीक है, ये आ चुका है, और कितना आएगा घटाने पर 32 आ चुका है 00, यानी 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है 3200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1600 आएगी। हमें पूछी है 5 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, तो आप 1600 को 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16 5 है 8000 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 8000। जब 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 3 48 आता है, ये 4800। ऐसा आपको 8000 और 4800 ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। सवाल नंबर 62, 2 कर्मचारी अनीता और सरिता की प्रति माह 6600 की कुल राशि का भुगतान किया। यानी कि 2 कर्मचारी थे अनीता और सरिता को, कुल मिलाकर 6600 रुपये दिए गए। अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120%, यानी कि सरिता को 100 रुपये दिए गए तो अनीता को 120 रुपये दिए गए, ये कहा गया है। तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 220 आता है। ये 220 किसके बराबर है 6600 के बराबर है, क्योंकि आपको कितना टोटल दिया गया 6600, और अनुपात में यानी कि परसेंटेज के अंदर 220 बराबर ये। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 से 0 कटा 3 30 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3000 आ जाएगी, और 100 की वैल्यू ही तो सरिता को मिलने वाली राशि है, तो सरिता को 3000 रुपये मिले हैं, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 63, इसमें आपको ये दिया गया है और इसका मान पूछा है। जब हम इसको सरल करते हैं तो किस प्रकार से, 45 के टुकड़े करोगे तो क्या आता है 9 × 5 लिख सकते हैं, और जब इसको लिखोगे तो हम लिख सकते हैं 25 × 5 लिख सकते हैं, बराबर आपको 17.88 दे रखा है।
यहाँ से 9 है जो किसका वर्गमूल है 3 का, तो 3 यानी 9 वर्ग है 3 का, तो 3 बाहर आ चुका है, अंदर 5 बचा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 5√5 बराबर 17.88 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर 8√5 बराबर हो जाएगा 17.88 हो जाएगा। तो यहाँ से √5 का मान आपके पास क्या आ जाएगा 17.88/8 ये आ चुका है। अब जब दूसरे में देखते हो आप 180 बटे ये, तो इनको जब आप करोगे तो ये होता है 36 × 5 यदि आप इसके टुकड़े करते हो, और दूसरे का यदि किया तो 16 × 5 80 होता है, तो 16 × 5 इस प्रकार से हो चुका है। यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, 5 बचा, यहाँ से 4 बाहर आएगा, अंदर √5 बचा। तो यहाँ से टोटल दोनों को जोड़ने पर 10√5 हो जाएगा। √5 का मान यहाँ से आप रख सकते हो, पहले वाले से ये है हमारे पास, यहाँ से मान रख दिया है। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से एक 0 कट चुकी है। 8 का इसमें भाग दोगे तो जाएगा 2 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर नहीं जा रहा, पॉइंट लगा, और 5 बार, इस प्रकार से जाएगा। नीचे एक 0 है तो पॉइंट एक स्थान सरक जाएगी बाईं ओर, तो ये आ जाएगा 22.35 हमारा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 73, 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो 19 कलमों का क्रय मूल्य यानी 19 का कॉस्ट प्राइस 16 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से CP/SP क्या आ जाएगा आपके पास 16/19 आ जाएगा, SP को इधर ले गया, 19 को उधर ले गया, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चल चुका है CP/SP का अनुपात 16/19, तो इनका डिफरेंस कितना आता है, इनका डिफरेंस 3, तो ये लाभ का अनुपात हो गया, तो 3/16 × 100 ये परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, लाभ परसेंटेज। तो हमें पता है कि 100 को जब 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1/4 से भी होगा। जब इसको 6 से किया तो 18 आ जाएगा, 4 से किया तो 3/4 आ जाएगा। तो हमारा इतना परसेंट का लाभ होगा 18 सही 3/4%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 74, त्रिभुज ABC में कोण, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ABC, ये ABC त्रिभुज हो गया, ये A बना दिया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब वो कह रहा है ABC और ACB इनके द्विभाजक यानी कोणों के अर्धक O बिंदु पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, ठीक है। तो जब कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, कोणों के अर्धकों द्वारा बनाया गया कोण, ये अर्धक है B कोण का, ये C का, तो कोणों के अर्धकों द्वारा बनाया गया कोण ये हो गया। अर्धकों द्वारा बनाया गया कोण, सामने वाला जो ये कोण है इसका क्या होता है 90 + a/2, ये होगा इसका किसका मान, कोण BOC का। तो अर्धकों द्वारा बनाया कोण कितना होगा 90 + a/2, 90, और a का मान कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो एक आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो कितना आ चुका है 120 आ चुका है। तो BOC कोण कितना हो गया है 120 डिग्री हो गया है। सवाल नंबर 80, निम्न को हल कीजिए। तो सबसे पहले वाला अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इसको यदि सॉल्व करोगे तो 36 आएगा। 36 को 2 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है 72 आ जाता है। 72 में से यदि 51 घटाते और 3 जोड़ते हो तो कितना आता है, 72 में से आप 51 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1 और 2 21 और 3 24, तो इस पूरे का मान आ जाएगा ब्रैकेट का 24 आ जाएगा, और बाहर है 6, जब 6 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है, और इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। तो 144 - 144 आ चुका है, ये बराबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83 कैसे करोगे। अब ये सवाल है जो हिंदी में गलत दिया गया है। उसने कहा है X से Y तक के लिए 2 ट्रेनें क्रम से 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है।
एक्स से वाई के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक ट्रेन एक्स से चल रही है और दूसरी ट्रेन वाई से चल रही है, दिशा दोनों की एक ही है। यानी कि ये एक्स बिंदु है और ये वाई बिंदु है। एक ट्रेन यहाँ पर है और दूसरी ट्रेन यहाँ पर है और वो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। यानी वाई भी इस डायरेक्शन में चल रही है और एक्स भी इस डायरेक्शन में चल रही है इंग्लिश के अंदर, जबकि ये सवाल सही दिया हुआ है आपको। तो अब देखो क्या है, एक्स की चाल कितनी है 32 और इस वाई की चाल कितनी है 26 है, ये दे रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी 42 दे रखी है। तो ये 42 की जो दूरी है वो चलते चलते एक टाइम पर दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि ये चाल कम है ये ज़्यादा है। तो ये 42 की जो दूरी है वो कितने टाइम में कम हुई ये निकालना है हमको, और फिर उससे ये जो दोनों के मिलने वाली दूरी है ये निकल जाएगी। तो देखो दोनों के चाल का अंतर कितना आ चुका है, 32 माइनस 26 करोगे तो चाल का अंतर आ चुका है, 6। तो जो ये इनके बीच का अंतर है ये यहाँ पर जाके मिल जाएंगे। इनके बीच का अंतर कितनी दूरी है 42, तो ये 42 है वो 6 की चाल से कवर हो रही है। तो देखो तो समय जो लगा तो समय कितना हो जाएगा 42/6 ये हो गया, यानी वो 7 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। अब y 7 घंटे के अंदर कितना चलेगा, यदि 26 की चाल से तो दूरी बताते हैं कि चाल इंटू समय, तो चाल है 26 और समय है 7 घंटे लगे। 7 6 42, 4 आई हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 182, यानी ये y यहाँ से 182 किलोमीटर दूर जा चुका होगा, तब जाके ये आपस में मिल चुके होंगे। और यही उसने पूछा है कि y से z की दूरी कितनी है, y से z 182 किलोमीटर। तो ये सवाल इस प्रकार से। सवाल नंबर 86 में क्या दिया गया है, इस शहर में औसतन, देखो सबसे पहले तो दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 2005 के बीच शहरों MNOP में हुई वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। इस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई। तो देखो औसतन किस शहर में अधिकतम वर्षा दर्ज की गई, MNOP ये शहर दे रखे हैं। तो देखो औसत उसी का ज़्यादा होगा जो ग्राफ सबसे ऊपर रह रहा है। जैसे कि ये P से लेके ये है तो ये नीचे है यहाँ पर, तो इसका मान यहाँ पर कम है फिर ज़्यादा है, यहाँ पर फिर कम है, तो इसका औसत यदि निकालोगे तो कम आएगा। जबकि ये लाल जो है ये हमेशा ऊपर ही ऊपर रहा है, तो इसका औसत यदि हम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें मान भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे हर साल में। तो हमारा जो औसत निकलेगा वो सबसे ज़्यादा इसी का निकलेगा। और ये लाल लाइन जो दे रखी है आपको ये है n की, तो हम बिना किसी संख्याओं के औसत निकाले इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि उत्तर निकाल सकते हैं कि जो हमारी ये लाल लाइन है यही वाला होगा। और ये किस में है, n शहर को दर्शाती है ये, तो ऑप्शन नंबर n जो कि 3 में दे रखा है। तो सवाल नंबर 87, इसमें क्या कहा गया है, दी गई अवधि के दौरान किन दो शहरों में लगभग बराबर औसत वर्षा हुई। तो ये इसके सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना ही पड़ेगा, औसत निकालना ही पड़ेगा, या फिर हम इसका योग भी निकाल सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर 16 दिया गया, लगभग 16 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ 16 5 80, तो 800 हो गया यदि हम लेते हैं। ये कितना ज़्यादा है, यहाँ तो है 10 ज़्यादा, यहाँ कितना है 10 कम, और यहाँ कितना है 30 ज़्यादा, 30 ज़्यादा, तो यहाँ से कितना आ चुका है हमारा योग 830 आ चुका है। तो ये तो हो चुका है रेड का, M शहर का। अब N की बात कर लेते हैं। N में क्या है 160 140, और यदि हम इसको भी करते हैं इसी प्रकार से 16 5 800 हो चुका है। कितना कम है, एक तो है 20 कम है, दूसरा इतना ही है, तीसरा इतना ही है 70, दूसरा है 10 कम, इसका मतलब कि 810 हो जाएगा। ये हो चुका है 810। आगे अब ओ शहर की बात करते हैं तो 30 20 इस प्रकार से है, तो 12 5 होता है 60, यानी 600 हो जाएगा। और 600 में से अब ये 12 से 1 ज़्यादा है, यानी कि 10 ज़्यादा, फिर 10 ज़्यादा और 10 ज़्यादा,
630 हो जाएगा। ये हो चुका है 630 ओ का जोड़ने पर। अब यदि हम पी की बात करते हैं तो यहाँ पर है 100, 400। तो अब ऐसा करिए 100 पाँच कितना होता है, 500 हो जाता है। 500 तो ये हो चुका है। ये कितना ज़्यादा है, 100 से 50 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 20 यानी 70। 70 और ये कितना ज़्यादा है, 60। 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130। यानी 500 और 130 कितना हो जाएगा, 630। ये 630 हो चुका है। कौन सा, पी। तो बराबर कौन से आ रहे हैं योग, ओ और पी बराबर आ रहा है दोनों का योग, तो औसत भी इन्हीं का बराबर होगा। तो हमारा ओ और पी बराबर होंगे। तो पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ओ और पी बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 88, इन 5 वर्षों के दौरान किस शहर में वर्षा का रेंज सर्वाधिक है, यानी अंतिम में से प्रारंभिक को घटाने पर मान सबसे ज़्यादा आता है। तो देखो, जो प्रारंभिक सबसे कम होगा और अंतिम सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। तो पीली रेखा में देखो ये 100 है और यहाँ पर 160 है, तो यहाँ पर अंतर आता है 60, तो सबसे ज़्यादा यही होगा। बाकियों का अंतर यदि आप देखते हो, ये 190 है, ये 160 है, तो ये 30 होगा। ये 170 है, ये 160 है, यहाँ 10 ही होगा। तो आप रेखा से देखने पे भी पता कर सकते हो कि प्रारंभ में सबसे छोटी और अंत में सबसे बड़ी, सबसे ऊपर कौन सा है, प्रारंभ में सबसे नीचे कौन सी है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये हो चुका है ऑप्शन। पीली वाली लाइन क्या है, पी। पी ऑप्शन नंबर 4। और 89 में क्या कहा गया है, किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। किस वर्ष के दौरान, तो किस वर्ष के दौरान जिसके अंदर सारे मान ज़्यादा हो, तो ये आपको 2005 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही है। 190, 160, 170 ये हो चुका है। तो ये हमारा 2005 हो जाएगा इसका ऑप्शन। 2005 किस में, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यहाँ से हमारा पेपर आज का ख़त्म हो चुका है। ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कोई सवाल नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।